Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास? Yes. सौरदीप, यस सर, PCL 5 और IF 7 तक का शायद हो गया था। मेथड 2 बताया था आपने। हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अच्छा। यस सर। Okay. So next is the method 3 for determination of hybridization. So in the last method we have found hybridized orbital which was named as the HN, hybridized orbital. अगर वो पता चल जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाते थे। तो HN का जो सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला है वो थर्ड मेथड में है, वो है हाफ ऑफ V plus M minus C plus A। तो V क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of the central atom M stands for number of monovalent atoms attached। So अगर हम मोनोवैलेंट का बात करें, मोनो मीन्स वन और वैलेंट मीन्स वैलेंसी, तो जिन एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होता है ऑक्टेट और डुप्लेट से, और जिन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ऑक्टेट और डुप्लेट होने के बाद, उन्हीं को ही मोनोवैलेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं मोनोवैलेंट का बात करूं तो फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं। अगर हम मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं, मोनोवैलेंट देख लो, ये सारे मोनोवैलेंट एटम। मैंने क्या बोला? जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन का कमी है या एक इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है फ्रॉम द ऑक्टेट और डुप्लेट, उनको मोनोवैलेंट बोलते हैं। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और इन केस ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्टेट रूल इज नॉट देयर, दैट इज रादर इट इज डुप्लेट। तो जिनको एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, जिनको एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, जिनको एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा है, उन्हीं को ही मोनोवैलेंट बोलते हैं, है ना। ये सारे मोनोवैलेंट है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सेकंड जो M जो है, जैसे मैं एग्जांपल 2-3 करके दिखाऊंगा तुम्हें। अगर ये इनमें से कोई एटम है तो कितना है, वो M की जगह से लिखना है। जैसे जो सेंट्रल एटम होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे पहले, है ना। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसके बाद M, मतलब इनमें से अगर कोई एटम है तो कितने हैं। नेक्स्ट C is the magnitude of cationic charge and A is the magnitude of anionic charge। मैं 2-3 एग्जांपल करके तुम्हें दिखा रहा हूं, फिर तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बनाना। जैसे बेटा मैं यहाँ पे बोला CH4, इनमें से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस केस में सबसे पहले हम निकालेंगे HN। फॉर्मूला है हाफ ऑफ V plus M minus C plus A। ध्यान से देखें सब लोग। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मैंने बोला था सब हमेशा सेंट्रल एटम का होता है। तो सेंट्रल एटम में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो इन प्लेस ऑफ V और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई हैव रिटन 4 बिकॉज द कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, आउट ऑफ द 6 4 आर इन द वैलेंस शेल। सेकेंड है मोनोवैलेंट। देखो मोनोवैलेंट में जो एटम्स हैं उनमें से हाइड्रोजन तो है ही, है ना, वो भी 4 हैं, तो ये सेकेंड में लिखा जाए। और कैटायनिक चार्ज, इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज तो है नहीं, इसलिए 0। इसके ऊपर तो कोई माइनस चार्ज भी नहीं है, तो भी ये 0, है ना। तो यहाँ पे हो गया हाफ ऑफ 8 हो गया बेटा, और ये हो गया हाफ इंटू, सॉरी, हाफ ऑफ 8 इज 4। तो 4 अगर HN हो रहा है तो लास्ट क्लास बोला गया था पहले H लिखोगे फिर P लिखोगे, 4 में ये हो गया sp3।
सो हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कैसे किया मैं? Yes, sir. यस ऑल ऑफ यू। एक बार चेक Yes, करो, sir. यस सर। बोलो, चेक करो, अगर डाउट है तो बोलो, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसके आगे तुम लोगों को ही सॉल्व करना है। सब लोग देखें। यस अभियुव शाह, Yes, sir. व्हाई यू आर एब्सेंट लास्ट क्लास? Sir, I was out of the station, sir. Okay, just send me one message after the class. I will send you the videos, recorded videos, so that you can do the video at your home. Okay, of the previous classes. Okay, sir. Okay, beta. So here it means that 4 parameters are there. One is valence electron, one is your monovalent atom, one is cationic charge, one is anionic charge. So if the molecule is a neutral one, if the molecule is a neutral one like methane, so there is no chance of getting this C and A. What is C? C stands for cationic charge, A stands for anionic charge. If it is a neutral one, then definitely no plus charge will be there, no minus charge will be there. So you will not get any charge until and unless one charge is developed over here, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, minus 1, minus 2, then these two will not be found. Okay, and if plus charge is there, then C will be there, then A will not be there. If minus charge will be there, then A will be there, C will not be there. मतलब कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि C और A हमें एक इक्वेशन में दोनों आ जाए, क्योंकि जब कैटायनिक चार्ज हो तो आनायनिक चार्ज कैसे हो सकता है? जब आनायनिक चार्ज हो कैटायनिक चार्ज कैसे हो सकता है? या तो दोनों नहीं होंगे, या तो सिर्फ कैटायनिक चार्ज होगा, या सिर्फ आनायनिक चार्ज होगा। अगर आनायन हुआ तो तुम्हें लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ आनायनिक चार्ज। तो ये जो साइन है V प्लस है, MB प्लस है, C से पहले माइनस है, A से पहले प्लस, उसको रखना है। बस यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड लेना है। और 2-3 एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा। तो नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा CO2। CO2 में C का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सब लोग देखें जल्दी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस M। तो हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, जैसे यहाँ पे भी कर चुके हैं हम ऑलरेडी, यहाँ पे भी कार्बन था, सो 4 है। मोनोवैलेंट बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है, तुम्हारे मन में आ रहा होगा 2 है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोनोवैलेंट ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये बाईवैलेंट एटम है, वो एक बाईवैलेंट एटम है। देखो नहीं है वो तो सही है, तो ऑक्सीजन क्या है वो भी पहले क्लियर हो जाए तो डाउट नहीं रहेगा। मोनोवैलेंट मैंने क्या बोला, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है या 7 है, 7 तब जाके वो 1 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने से भी मोनोवैलेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होने से भी मोनोवैलेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, मतलब वो तो बाईवैलेंट हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो इसीलिए इसको ये मोनोवैलेंट नहीं है, इसलिए मैंने 0 लिखा। अब जब ये न्यूट्रल है बेटा, तो ये भी 0 ये भी 0, तो काम खत्म। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ? तो टोटल 2 हो गया, हाफ इंटू 4 2 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। सबको क्लियर? यस ऑल ऑफ यू? सर फिर से थोड़ा सा। हाँ, so HN equals to half of VMCA, and here the valence electron of carbon is 4, that's what we have written, and monovalent means you have to write how many monovalent atoms attached, and monovalent means these are the monovalent atoms। मतलब halogen, मतलब सोचो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 उसी के एलिमेंट जो होते हैं मोनोवैलेंट है। मतलब कार्बन के साथ, कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, इसके साथ जो एटम्स जुड़े हैं सेंट्रल एटम को छोड़ के, उन एटम जो हैं क्या वो ग्रुप्स 1 और 17 के हैं? अगर हैं तो कितने, अगर नहीं है तो नहीं है, तो 0 लिखोगे और क्या करोगे? तो ऑक्सीजन जो है ना तो ग्रुप 1 के हैं ना तो ग्रुप 17 के हैं, रादर इट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 16, तो बाईवैलेंट हो गया, इसीलिए इसकी जगह पे 0 लिखें। और मैं क्या बोला, ये C कैटायन के लिए, A आनायन के लिए। जब ये न्यूट्रल है तो C भी 0 A भी 0। समझ में आया? यस, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैंने बोला CH3+, ध्यान रहे इसका नाम है मिथाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका ऐसा नाम क्यों है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ये पार्ट है, हम पढ़ने वाले हैं आगे।
तो मिथाइल कार्बोकैटायन का यहाँ पे C का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए। तो HN इक्वल्स टू बेटा वही फॉर्मूला, बार बार लिखोगे तो याद रह जाएगा। VMCA ऐसा करके याद करोगे तो याद रह जाएगा। VMCA हाफ ऑफ VMCA ऐसा करके 2-4 बार 5-10 बार लिखोगे, पढ़ोगे, याद करोगे तो याद रह जाएगा। हाफ ऑफ VMCA, बस सब लोग प्लस हैं, बस C जो है वो माइनस, बाकी सब प्लस है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे C आया, तो C जो है C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तुम बोलोगे क्या हमेशा C लेंगे? नहीं, और भी कुछ लेंगे, चिंता मत करो। पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर तुम लोग लेना। तो ये 4 हो गया। मोनोवैलेंट देखो, हाइड्रोजन है 3 है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट भी है देखो, तो 3 है तो 3 लिखेंगे। अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायनिक चार्ज, इस मॉलिक्यूल का जो चार्ज है ये +1, एक प्लस है, एक प्लस का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो C को हम लिए 1, और ये तो आनायन है ही नहीं तो ले लिए 0। क्या ये सबको समझ में आया? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। 4 + 3 - 1 + 0, तो क्या हो गया देखो, 4 3 7, 7 से गया 6, 6 का आधा हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2। अरे क्लियर हुआ क्या? अभी देखो, Yes, sir. मैंने यहाँ पे Yes, लिखा sir. CH3-, इसका नाम है मिथाइल कार्बोनायन। आनायन है, ये कटायन से कार्बोकटायन, ये कार्बोनायन है ना। तो यहाँ पे HN निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला फिर से हाफ ऑफ VMCA, P + M - C + A। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का अगेन 4, मोनोवैलेंट 3, कटायन 0, क्योंकि आनायनिक चार्ज है। आनायन का चार्ज -1, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज कि हम यहाँ पे -1 ले लें। क्या लिखा गया? मैग्नीट्यूड ऑफ आनायनिक चार्ज, -1 अगर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है, तो 1 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, 4 3 7 1 8, 8 का आधा 4, तो ये हो गया sp3। देखो ये भी CH3, ये भी CH3। प्रेजेंस ऑफ प्लस गिव्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ माइनस गिव्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है जनरली, जब प्लस सेम स्पीशीज के साथ प्लस हो तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अगर सेम स्पीशीज के साथ माइनस हो तो हाइब्रिडाइजेशन एक एक्स्ट्रा हो जाता है। sp2 था sp3। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्यों, कोई डाउट? No, sir. क्योंकि आगे जो क्वेश्चन मैं दूंगा तुम्हें बनाना होगा, है ना। तो इसलिए अच्छे से देखो, किसी को कुछ भी डाउट है तो इमीडिएटली बताएं। सत्या बेटा, Sir, हाँ बोल। सर C2H5 का हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं? C2H5 नहीं हो सकता है, C2H6 का हो सकता है ना। सर, हाँ, C2H5 एग्जिस्ट नहीं करता है ना। C2H5 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करता है बेटा, तो फिर वो हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होते हैं, और अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। मतलब कार्बन अगर C2 बोले, कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, या तो डबल होगा अल्कीन में, या तो डबल +2 होगा, तो फिर वो हो जाएगा डबल +2 अल्केन में। अगर डबल -2 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, अल्काइन। मतलब C2H6 एग्जिस्ट करता है, C2H4 एग्जिस्ट करता है, C2H2 भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हो सकता है ना। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हम C2H6 में बताया गया मेथड 1, तो मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना, है ना। तो अगर कार्बन के साथ जब हाइड्रोकार्बन है, बहुत सारे कार्बन है बेटा, जब हाइड्रोकार्बन है, बहुत सारे कार्बन है, न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन, उनके साथ अगर पाई बॉन्ड है तो फिर वो sp2 या sp हो सकता है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर sp3 होगा। तो अगर C2H6 अल्कोहल का हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन? किसका? अल्कोहल का? यस सर। हाँ, अल्कोहल का हो सकता है। सारे कार्बन जो है, कोई भी कार्बन कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन, है ना। Yes. वो प्रोसेस बताया गया, वो मेथड 1 में बताया गया बेटा। तो मैं वीडियो बोल सर। एक छोटा सा डाउट था सर, एक स्ट्रेट चेन में हाइड्रोकार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। 2 क्या 3-4 भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्या प्रॉब्लम?
कार्बन ज्यादा होना चाहिए बस। अभी दो कार्बन में तो दो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दो कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, दो डबल बॉन्ड मतलब 2 और एक 2, तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ज्यादा होंगे तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ब्यूटा-1,3-डाइन, जैसे ये तरह हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन 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 कार्बन, ये हुआ, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, करेगा। क्लियर हुआ। और दो एडजेसेंट भी हो सकता है, जैसे अगर मैं ये बोला 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। हाँ, इसको हम अल्कीन नहीं बोल सकते, इसका नाम है अल्काडाइन। अल्कीन नहीं बोल सकते, ये अल्काडाइन या अल्काडाइन, थोड़ा चेंज हुआ वो, लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है। ये सर लास्ट क्लास आपने कंपाउंड दिया था तो वो उसी में डाउट निकला। हाँ, हो सकता है, बस कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाए तो पॉसिबल है। हाँ, तुम अगर कंटिन्यूअस राइटिंग से सबका 2 2 2 2 करके जाओगे तो भी एग्जिस्ट करता है। उस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमेलिन, है ना। अगर यहाँ पे तो सिंगल आ गया तो क्यूमेलिन नहीं बोल सकते हैं। देख लो, अगर मैं इसको ये लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी एग्जिस्ट करता है ना। और एंड में बस 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन या वो आ जाता है और कुछ हुआ, ये एग्जिस्ट करता है। और इस मॉलिक्यूल का नाम बेटा ये है अल्काडाइन। अल्काडाइन ये भी है, अल्काडाइन बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम हो गया बेटा क्यूमिलिन। क्या हुआ, क्या है इसका नाम? क्यूमिलिन। क्यों क्यूमिलिन है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका, देख लो। Have you heard this word cumulative? Have you heard this word cumulative? Yes, What does it do? What does it mean cumulative? सर जस्ट पिछले वाले के साथ ऐड करके जो सम निकलता है, मतलब कंटिन्यूअस, यू कैन से। Yes, sir. जैसे मैंने बोला एग्जाम होगा तो बोलोगे सर करंट वीक का होगा क्या, या क्यूमुलेटिव होगा। क्यूमुलेटिव मतलब स्टार्टिंग से जो हम पढ़ चुके हैं आज तक का जो हुआ वो सब ऐड होता जाएगा। मतलब क्यूमुलेटिव का अगर एग्जैक्ट ऐसा देखा जाए तो इस रेस्पेक्ट में जो बात है वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने से क्यूमुलेटिव मतलब पहले चैप्टर है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा अगर मैं पहला लिया, सेकंड लिया, थर्ड फोर्थ नहीं लिया, फिफ्थ चैप्टर लिया तो क्यूमुलेटिव नहीं हुआ। मतलब इसके एक के बाद एक, तो ये हुआ। देखो ये डबल बॉन्ड का सिंबल है ENE, है ना। डबल बॉन्ड का सिंबल है ENE। फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज कम, मैंने यहाँ पे लिखा क्यूम्यूलेटिव। और अल्कीन, अल्कीन तुम लोग जानते हो, है ना। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्यूमिलिन। हाँ, तो क्यूमिलिन का नाम उससे आया। बच्चे बहुत डरते हैं यार सर क्यूमिलिन क्या होता है, क्यूमिलिन कैसे कुछ अलग लग रहा है। कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं इथीन बोला उसका रूल है, लेकिन क्यूमिलिन का कोई रूल नहीं है। क्यूमिलिन ऐसे नहीं बना, क्यूमुलेटिव अल्कीन कंटिन्यूअस, जहां से स्टार्ट होगा कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 2 बॉन्ड रहेगा। बस ये जो बीच वाला कार्बन है इनके दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, लेकिन ये जो टर्मिनल कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन है, बस इसके मतलब एक साइड में डबल बॉन्ड है और एक साइड में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे मतलब इसके साथ जो है मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गया बीच में जो है ना। तो ये अंदर वाले, अच्छा जो लोग पहले इस क्लास कर चुके हो मुझे बताओ इन सब का सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखते हैं बता पाते हैं। जो क्यूमिलिन लिखा बेटा मैं, तो उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है जल्दी बताएं। बोला था मैं मेथड 1 में, मेथड 1 में बोला था सर टर्मिनल sp2 और बाकी सबका sp। सो इस कार्बन के साथ सब में अगर मैं देखूं तो पाई पाई, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। तो विद दिस कार्बन ओनली 1 पाई बॉन्ड इज देयर। मैंने बोला था मेथड 1 में जब कार्बन के साथ 0 पाई बॉन्ड है, चारों तरफ देखो सारे बॉन्ड्स को देखो, जब 0 पाई बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3। जब 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब 2 पाई बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे sp। तो विद दिस कार्बन only 1 pi bond is there, so it has sp2। इस कार्बन को देखो, इसमें इस तरफ एक पाई, इस तरफ एक पाई, दोनों तरफ पाई है तो sp होगा। तो ये भी sp होगा, ये भी sp होगा, ये तो sp2 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके एक तरफ से ही पाई है, एक ही पाई है, 2 पाई तो है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये इसका मतलब टर्मिनल कार्बन का sp2, अंदर वाले कार्बन का sp। डन, क्लियर सबको?
पूरा क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. कोई भी डाउट है? कौशिक, कौशिक रेस्पॉन्ड कर बेटा। कौशिक, यस सर, यस कोई सर। डाउट है बेटा? सर वो लास्ट वाला में CH3 माइनस वाला। हाँ, CH3 माइनस में तुझे क्या डाउट है? V में डाउट है, M में डाउट है, C में डाउट है, A में डाउट है? कहाँ पे डाउट है? सर A में। A में। तो A का एक बार ये सामने जो है, एक बार ये सामने जो है, देख ये वाला A, देख ये वाला, इसमें पर Yes, क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ अनायनिक चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड्यूलस। अगर -3 का मैग्नीट्यूड लेंगे या मॉड्यूलस लेंगे तो क्या होगा मुझे बता? -3 का मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस क्या होगा? 3 होगा, है कि Yes, नहीं? sir. अगर मैं -5 का मॉड्यूलस लिया और मैग्नीट्यूड लिया क्या होगा? 5 होगा। 5. अगर -7 का मैग्नीट्यूड लिया तो 7 होगा। सिमिलरली मैं अगर +7 का लिया तो भी 7 होगा। मतलब चार्ज को हटा के जो रह जाता है नंबर, उसी को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस। क्लियर हुआ कौशिक? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे अनायनिक चार्ज, ये मैंने क्या बोला? ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ अनायनिक चार्ज है। तो अनायनिक चार्ज मतलब इस मॉलिक्यूल में देख क्या चार्ज है, इस मॉलिक्यूल में एक ही माइनस चार्ज है, तो मतलब चार्ज अनायनिक चार्ज तो C तो होगा नहीं, क्योंकि C स्टैंड्स फॉर कैटायनिक चार्ज, A स्टैंड्स फॉर अनायनिक चार्ज। तो अनायनिक चार्ज में एक ही चार्ज है, दैट इज द -1। तो -1 का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो उसी को A की जगह में पुट करना है। विदाउट द चार्ज हमें उसका जो नंबर है वो नंबर को पुट कर लेना। कौशिक क्लियर हुआ पूरा? Yes, sir. चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए क्वेश्चन रेडी हो चुका है। ये सारे तो मैंने बताया, अभी तुम लोग बताओगे, तब जाके तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। जल्दी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, मैं एडिट करूंगा, लेकिन तुम लोग तब तक क्वेश्चंस बनाओ। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ बेटा। ये लिखा, ये लिखा। चलो बनाओ पहले से। जो अंडरलाइंड एटम है और जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। स्टार्ट करो, 1 बाय 1 स्टार्ट करो। सर फर्स्ट वाले का sp2। सर फर्स्ट वाले का फर्स्ट का sp3। sp3, तो सेकंड का भी सर sp3। फर्स्ट वाला का sp3। ओके, बाकी लोग जल्दी बताएं। सर फास्ट वाला का sp3। Sir sp3। सर सर sp3। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बेटा। सर sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। Sir hybridization। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ओके, बताओ। सर सेकंड वाला का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ओके, नेक्स्ट। तो थर्ड का sp3d। आगे बढ़ो। जीनन कंपाउंड बनाएगा। इनर्ट गैस में से जेनॉन ही है जो कंपाउंड बनाता है ना। उसका रीजन यही है बेटा, ऑल्दो इट हैज द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन इन द octet or 8 electron in the valence shell, octet has been completed, but it can form the covalent bond.
क्या रीजन है? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोला जिसके वैलेंस सेल में ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड बनाएगा, और जिस रीजन के वजह से PCl5 में 5 बॉन्ड बना, जैसे कि उसको 3 बॉन्ड चाहिए था क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए उसको 5 की जगह में 3 चाहिए ताकि 5 और 3 मिलकर 8 हो जाए। लेकिन वो 5 बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि जब फास्फोरस का 3 ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 3 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन आके ओवरलैप किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके अंदर का जो अट्रैक्शन हुआ, किसका? फास्फोरस का और 3 क्लोरीन का जो अट्रैक्शन हुआ, वो अट्रैक्शन से एनर्जी लूज हो गया और रिलीज हो गया। अच्छा, वो जो एनर्जी रिलीज हो गया तो वो 5 इलेक्ट्रॉन में से फास्फोरस में से क्या था? 3s2 3p3, 3s में पेयर्ड, 3p में 3 ऑन पेयर्ड था। तो अभी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना, उन बॉन्डिंग में अट्रैक्शन तो हुआ होगा, फास्फोरस के साथ क्लोरीन, फास्फोरस के साथ क्लोरीन, फास्फोरस क्लोरीन, अट्रैक्शन तो हुआ होगा। वो अट्रैक्शन से एनर्जी निकला, वो एनर्जी से क्या हुआ? एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑन पेयर्ड हो गया। कहां पे? स्टेट में ऑन पेयर्ड हो गया, इसीलिए और 2 बॉन्ड बना दिया हो। सेम लॉजिक में जेनन को देख के, जेनन का जैसे कोई भी 2 आटम तुम लो, कोई भी 2 आटम, जैसे यहाँ पे मैं एक आटम लिया X और यहाँ पे मैं एक आटम लिया Y, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कब बनता है? ध्यान से देखें सब लोग। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों आटम को ऐसे सिंबलिकली लिख दिया, मतलब ऐसे करके, तो ऐसे, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? कौन बताएगा? जल्दी बताएं। रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा। देखो यहां पे तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा। ध्यान से देखो, कोई भी एटम बॉन्ड तब बनाता है, देखो क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर, ये दोनों न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के अंदर रिपल्सन होगा। मैंने इसको R1 लिखा, मैं यहाँ पे रिपल्सन के लिए R बोलूंगा, रिपल्सन के लिए R बोलूंगा, और अट्रैक्शन के लिए A बोलूंगा। डन। तो यहाँ पे न्यूक्लियस बोथ आर सेम चार्ज, तो इसीलिए उनके अंदर रिपल्सन हुआ। यहाँ पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसके वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इन दोनों के अंदर भी कौन सा हुआ? रिपल्सन हुआ, क्योंकि सेम चार्ज तो रिपेल ईच अदर, जानते हो। लेकिन ध्यान रहे, इसका न्यूक्लियस रिपल्सन हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हुआ। अच्छा मुझे बताओ, इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर कौन सा फोर्स काम करेगा? तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो बॉन्ड कब बनता है? तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है A1 + A2, मैंने बोला है A अट्रैक्शन A रिपल्सन, जब R1 + R2 मतलब इससे डोमिनेट हो जाए तो बेटा बन जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड विल बी फॉर्म। सब लोगों को समझ में आया अट्रैक्शन रिपल्सन थ्योरी क्या है? कभी भी 2 आटम के साथ बॉन्ड तब बनता है जब इनके अंदर का जो अट्रैक्शन हुआ, वो अट्रैक्शन में 2 अट्रैक्शन ऑपोजिट, इसका न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन होगा। और रिपल्सन न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अगर तुम बोलोगे सर उल्टा हो गया, उल्टा हो जाने से भी बॉन्ड नहीं बनेगा, सेम होने से भी बॉन्ड नहीं बनेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो जेनन के केस में से मैंने बोला हीलियम, तो हीलियम के पास अगर फ्लोरीन आया तो सिमिलरली इनके अंदर 2 अट्रैक्टिव फोर्स काम करेंगे, 2 रिपल्सिव फोर्स काम करेंगे। तो फ्लोरीन इन दोनों कॉम्बिनेशन के बाद क्या हुआ? R1 + R2 इज ग्रेटर देन A1 + A2, तो बॉन्ड नहीं बना। लेकिन जेनन के केस में क्या हुआ? जेनन के साथ जब फ्लोरीन आया तो अट्रैक्शन जो हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स, इनके पास अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। तो क्या हुआ? जेनन अगर हम बोले तो देखो, जेनन अगर बोले तो क्या हुआ? देखो जेनन के पास वैलेंस सेल में था, कितना इलेक्ट्रॉन था बताएं जल्दी? 8 इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे देखो क्या था? 5s2 था, 5p6 था और 5d 0 था। तो यहाँ पे बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे बेटा 2-2 करके ये भी पेयर थे, लेकिन ये तो खाली था ना, है कि नहीं? जब फ्लोरीन आया तुम बोलोगे सर फ्लोरीन क्यों अट्रैक्ट हुआ? इसके लिए अट्रैक्ट नहीं हुआ, इसके साथ तो अट्रैक्ट करेगा ना। जैसे दो एटम के बीच में अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? अभी जेनन का जो न्यूक्लियस है वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जेनन का न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज। जेनन का न्यूक्लियस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और फ्लोरीन का न्यूक्लियस जेनन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा और दो रिपल्सिव फोर्स भी काम करेगा। लेकिन क्योंकि ये पावरफुल मॉलिक एटम है, इसका न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा होता है, इन दोनों के अंदर जो अट्रैक्शन हुआ वो डोमिनेट हो गया रिपल्सन से। तो वो जो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा अट्रैक्शन हुआ ना, ज्यादा अट्रैक्शन होने से एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो गया इन दोनों के अट्रैक्शन से, इन दोनों के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो गया बेटा, वो एनर्जी क्या किया, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये उसको ट्रांसफर कर दिया। अभी एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया बेटा, तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, बताएं जल्दी, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 हो गया। देखो क्या बना, 2 बना, एक कैसे होगा, एक रहा एक गया, है ना, 2। यस सर, सॉरी सर। क्या बनाया, क्या बनाया, जल्दी बताएं। xenon डाइफ्लोराइड। जितना जितना अनपेयर्ड उतना बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड बिल्कुल। अगर यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन भी और एक इलेक्ट्रॉन भी अगर इसको एक्साइट हो गया, अभी कितना अनपेयर्ड हो गया, 1 2 रहा, देखो 1 बना। और अगर और एक एक्साइट हो गया तो क्या हो गया, देखो 6। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बोलोगे सर और एक होगा क्या, और नहीं हो रहा है, और उसका पावर कम हो गया और नहीं हो पाया। एंड रादर यू कैन से जेनन, मैं बोला अगर कोई सेंट्रल एटम के साथ, एग्जांपल याद करो, सेंट्रल एटम के साथ अगर एटम्स और बॉन्ड्स बनते हैं तो सेंट्रल एटम के कंधे पे वो सब जुड़ जाते हैं। तो 6 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो और वो अकोमोडेशन दे नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बनाएगा। तो बोलोगे सर क्या कोई भी क्लोरीन भी आएगा क्या, जैसे XCF2 लिखें, XCF6 लिखें, XCF4 लिखें, XCO3 लिखें, क्या हम XCCl6 भी लिख सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि इन दोनों के अंदर का जो अट्रैक्शन है, जो एनर्जी रिलीज हुआ और जो एनर्जी इनको अनपेयर करने में हेल्प किया, वो फ्लोरीन का स्मॉल साइज की वजह से, फ्लोरीन का जो स्मॉल साइज है उसी के वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हुआ और ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, और वो ज्यादा एनर्जी उसको एक्साइट किया, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल थे, इसके नॉर्मली एक्साइट नहीं हो सकता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में एक्साइट हुआ और अनपेयरिंग हुआ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन में अनपेयर्ड हुआ, उस हिसाब से जनरल में नहीं होगा, बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड ऑक्टेट, से इनर्ट गया। तो इस केस में ये हो गया। तुम बोलोगे सर अगर ऐसे हुआ, तो फिर क्या हीलियम क्यों नहीं किया? तो मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयरिंग हो रहे हैं बेटा, वो कौन से ऑर्बिट में, कौन सा ऑर्बिट में? 5th ऑर्बिट पे। हीलियम का अगर यही देखा जाए, लेट्स हीलियम में तो 2s2 ही होता है। अगर मैं नियॉन का बोला, नियॉन में ऐसा ही होगा, जैसे वो ये 5s2 है, नियॉन में 2s2 मतलब वो सेकंड ऑर्बिट में है। अभी 5th ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और एक सेकंड ऑर्बिट का नियॉन में इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा है, बताएं। तो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर या 5th ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन? सेकंड ज्यादा है। तो सेकंड मतलब क्योंकि जितना नजदीक रहेगा, जैसे मैं न्यूक्लियस और तुम हो इलेक्ट्रॉन, जितना नजदीक तुम मेरे बैठोगे तो तुम इधर उधर कर ही नहीं सकते हो कुछ, क्योंकि मेरा कंट्रोल पूरा तुम्हारे ऊपर रहेगा। जितना दूर तुम मेरे से, अगर क्लास है, बहुत बड़ा क्लासरूम है, तुम 100 फीट के डिस्टेंस पे बैठे हो, तो हो सकता है पीछे कुछ कर सकते हो, लेकिन सामने वाले बेंच पे जो बैठेंगे मिनिमम डिस्टेंस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, नजर के सामने रहेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा। यस ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब एक तो जेनन का साइज बड़ा हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जेनन का साइज बड़ा हो गया ताकि इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अनपेयर करना इजी हो गया। सेकंड है फ्लोरीन जैसे पावरफुल एटम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट और सेकंड रेस्पेक्टिवली है। तो ऐसे पावरफुल एटम हो और जेनन जैसे बड़ा इनर्ट गैस हो, जिसका वैलेंस शेल जो है न्यूक्लियस से काफी दूर हो, उस केस में ही बनता है बॉन्ड। मतलब जेनन का सिर्फ 2 ही टाइप का कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, विद फ्लोरीन और विद ऑक्सीजन, और किसी के साथ नहीं। जेनन का कोई भी कंपाउंड नहीं है जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जैसे तुम बोलोगे सर जेनन जैसे EF2 के जगह में XCH4 बोल दिया, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन इतना वीक है,
ताकि ये इलेक्ट्रॉन को ये ऑन पेयरिंग। तुम बोलोगे सर जब ये पावरफुल है, जब ये ऑन पेयरिंग कर सकता है, तो फिर ये फिर क्लोरीन से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्लोरीन का पावरफुल नहीं, क्लोरीन का पावरफुल नहीं है। तुम बोलोगे अगर पावरफुल है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्यों नहीं निकाला, क्रिप्टन से नहीं निकाला? क्योंकि आर्गन क्रिप्टन बात करें तो ये थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट हो, तो फिफ्थ ऑर्बिट हो सकता है। तुम बोलोगे अगर सर ये हो गया तो रैडन क्यों नहीं हुआ? बेटा रैडन जो है इसके नीचे जो है, रैडन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रैडन बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मतलब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल, थोड़ा इसको हीट दे दोगे ना वो फट जाएगा, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो इसलिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम कंसिडर नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग में थोड़ा एनर्जी चाहिए होता है बॉन्ड जब बनता है, तो वो एनर्जी अगर थोड़ा मिल गया ना उसको, तो इसलिए उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। थोड़ा एनर्जी मिल गया उसको तो ये न्यूक्लियस को मतलब न्यूक्लियस फट जाता है, तो एनर्जी निकलता है और एटॉमिक बॉम्ब ये सब सुने होंगे। यस ऑल ऑफ यू? यस 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 सर। तो समझ में आया क्यों जेनन बनाता है? तो जेनन बनाता है, ये करेक्ट है। Although it is the inert gas, but it can form the bond, but restricted with fluorine and oxygen because they are powerful. And why neon, why argon, why krypton cannot form the bond? ये तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि ये फिफ्थ ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है, फिफ्थ ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा यहाँ पे, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो जा सकते हैं 4, 3 और 2 में जा नहीं सकते। डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं मैं। तो अभी आते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन के पास। तो बताएं सब लोग, देखो जो कंसेप्ट दिमाग में है, जो कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर कर लो। ये सारे तुम्हें हो सकता है वाई जेनन कैन फॉर्म द बॉन्ड, ये 11th में यूज ना हो लेकिन 12th में यूज होगा, क्योंकि 12th में ये ग्रुप 18 तुम्हारे सिलेबस में है, और पर्टिकुलरली ये सारे कंसेप्ट जो है एंट्रेंस के लिए बहुत काम करेगा। जेनन ऐसे कंपाउंड थियोरेटिकल क्वेश्चन एंट्रेंस में आ जाता है, व्हाई F6 exists whereas XCCl6 doesn't, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। रीजन वही होगा जो मैंने बोला, एक तो जेनन का साइज जो है, दोनों में जब जेनन है तो लिखोगे फ्लोरीन इज द पावरफुल एटम, कुछ अट्रैक्शन विद जेनन इज मोर, यही रीजन होगा उनमें से, बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियर पूल ऑफ फ्लोरीन। तो आंसर करेक्ट, फ्लोरीन क्लोरीन में न्यूक्लियर पूल फ्लोरीन का ज्यादा है, वो अगर ऑप्शन में वो आंसर हो। ठीक है, चलो बताएं सब लोग इसका आंसर क्या होंगे। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सर नाइट्रोजन का sp3, सर फिर हाइड्रोजन का भी sp3, ऑक्सीजन का sp3। यहाँ पे अमोनिया का क्या आया? वंशिका, व्हाट इज योर आंसर? वंशिका sp3। देख लो मैं सबका बता देता हूँ, इंडिविजुअली नहीं करते। अमोनिया में N का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को कंफ्यूज कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन सोचो। नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 5 रहेगा, है ना, मतलब ऐसे 5 ऐसे 2, ये न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 यहाँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब हम सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को देखेंगे, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2, ये 5, और एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, क्योंकि अभी हाइब्रिडाइजेशन में सबका तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा। जैसे मैंने सल्फर बोला, लेकिन तुम्हें सल्फर का नहीं पता, तो सल्फर कौन सा ग्रुप है, इसलिए मैं बोला था प्रेडिक्टेबल याद रखना बहुत दीजिए, जो लोग याद रखे होंगे उनको बहुत फायदा होगा। सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में है। ऑक्सीजन का और एक चीज में बता देता हूँ, पी ब्लॉक में बोरन से लेके नियन तक, ध्यान से सुनो, पी ब्लॉक में बोरन से लेके नियन तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पेक्टिवली 3, 4, 5, 6, 7, 8।
boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. The valence electrons are respectively 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, तो ये देख के तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 5 लिखूं, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। और मोनोवैलेंट कितना, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट है 3। और ये सारे जो मैंने दिया बेटा, सारे न्यूट्रल दिया। जब न्यूट्रल दिया तो यहाँ पे सी और ए का कोई चांस नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ हाफ और वीएम करने से हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं, बिना चार्ज का हमें सी और ए नहीं आने वाला है, बिकॉज सी फॉर कैटायनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायनिक चार्ज, ए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अनायनिक चार्ज। ओके, तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका 5, इसका 3, 8 हुआ, 8 का आधा करना है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 5 + 3, तो ये हो गया 4, तो हो गया sp3। अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट करूं, ध्यान से देखो इसको सब लोग, HN इक्वल्स टू हाफ ऑफ ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट 2, तो ये 6 2 8, अगेन 4, तो अगेन sp3। यहाँ पे अगर SA4 का बात करें बेटा, HN सेंट्रल एटम ही है, सल्फर ही है, तो क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीजन ग्रुप में है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया बेटा 4 मोनोवैलेंट, तो ये हो गया तुम्हारा 6 और 4 10, आधा 5, 5 होने से sp3। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ गया बेटा HN, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, क्योंकि इनर्ट गैस है ना, 18 ग्रुप का इनर्ट गैस, 8 हो गया, मोनोवैलेंट 6, मोनोवैलेंट 6 बेटा, 8 से 14, आधा 7, 7 होने से sp3d3। यहाँ पे आ जाओ, HN इक्वल्स टू अगेन हाफ, 8 हो गया जेनन, और 2 ही मोनोवैलेंट एटम है, 8 2 10, 10 का आधा 5, 5 होने से sp3d। यहाँ पे आओ, यहाँ पे HN इक्वल्स टू हाफ, इसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 4, 8 4 12, 12 का आधा 6, 6 होने से क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ पे आ जाओ, सुचिस्मिता रेस्पॉन्ड कर बेटा। यस सर। बता मुझे, यहाँ पे मैंने लिखा जेनन ट्राइऑक्साइड का 8 लिखा, यहाँ पे क्या लिखूं, बता जल्दी। सर 3। क्यों 3 लिखेंगे बेटा, क्या ये मोनोवैलेंट एटम है ऑक्सीजन, क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने से उसका ऑक्टेट हो जाएगा, क्या ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का है, मैंने बोला था ना मोनोवैलेंट एटम ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का होगा। क्या ये जो ऑक्सीजन है ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट होने के लिए उसको कहाँ पे रहना होगा, या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 17, ऑक्सीजन ग्रुप 17 में होता है, तो जिसमें कौन से ग्रुप में होता है, कौन से ग्रुप, ऑक्सीजन 16th ग्रुप। ओके, तो इसीलिए बाईवैलेंट है, तो यहाँ पे ये मोनोवैलेंट तो नहीं है ना, हाँ यहाँ पे जो है वो सारे मोनोवैलेंट है, इसलिए सेंट्रल एटम को छोड़ के जो थे उसको तुम लिख लिए, लेकिन हमेशा नहीं आएगा ना, इसका ये H रहा, ये मोनोवैलेंट निकला तो इसलिए 3 लिख दिए, ये H है मोनोवैलेंट निकला 2 लिख दिए, ये F है मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, तो जो नंबर था सेंट्रल एटम को छोड़ के, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 8 कर लिए, लेकिन इस केस में तो नहीं है ना। क्या सुचिस्मिता क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, तो क्या हो गया बता सुचिस्मिता, अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जल्दी बता दे। वेरी गुड, चलो बताओ आगे, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ जाए फिर से, देखते हैं कौन बोलता है पहले। हाँ देखते हैं कौन पहले बोलता है। यस जल्दी। सर sp3d2। सर sp3d2। sp3d2। सर sp3d2। sp3d2। HN क्या आया? HN क्या आया? सर 6। सर 6 आया, 6 आया। देख लो जिनका नहीं हुआ ट्राई करो, सबका बन जाएगा। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि तुम लोग मान के चलो तुम्हारे जो एग्जाम होगा, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये तुम ग्रुप 17 का मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये मॉलिक्यूल जनरल ग्रुप 18 का है, ये ग्रुप 18, ये ग्रुप 18, ये ग्रुप 18, ये तुम्हारा ग्रुप 16, ये ग्रुप 16 और वो ग्रुप 15, ये सारे तुम्हारे 12th क्लास में डिटेल स्टडी में। तो इससे क्वेश्चन हर साल 12th बोर्ड में आता है। 2 मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे बिल्कुल
जैसे मैं देता हूँ उन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री एक पार्ट आएगा, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल जो हम पढ़ चुके हैं। मैं तुम्हें टेबल दूंगा, एक मेथड 1 2 3 बता दिया, तो किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। और पर्टिकुलर जो लास्ट मेथड डी है तुम्हारा, उससे कोई भी मॉलिक्यूल का आयनिक अनायनिक किसी का भी निकाल सकते हो। मैं एक टेबल दूंगा जिसे तुम ज्योमेट्री भी कर सकते हो। तो दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हें मिला जो एग्जिस्ट करता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री तुम खुद बोल सकते हो। क्लियर हुआ सबको? तो ये तुम अभी इसको अगर कर रहे हो ना, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एंट्रांस में तो आता ही है, हाइब्रिडाइजेशन आता है। एक मॉलिक्यूल BrF5, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा ज्योमेट्री क्या है। अभी के लिए तुम बोल नहीं सकते हो, चिंता मत करो। लेकिन जब मैं टेबल पढ़ा दूंगा, टेबल तुम समझ जाओगे और टेबल तुम याद रख लोगे, देन डेफिनेटली विल एंजॉय, है ना। तो ये बहुत आसान है बेटा, इसको हाइब्रिडाइजेशन बताना, ज्योमेट्री बताना। तो मुझे कोई मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है अगर पूछोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री में बता दो। और मैं चाहता हूँ तुम भी बता दो, बता भी सकते हो, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा, थोड़ा IQ लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक मैंने बोला था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए जो बेस्ट है, जो मिनिमम है, वो केमिकल बॉन्डिंग। जिनका केमिकल बॉन्डिंग क्लियर, उनका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा क्लियर। जिनका मोल कंसेप्ट क्लियर, उनका फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर। ऐसा नहीं कि और पढ़ना नहीं होगा, पढ़ना होगा, लेकिन मिनिमम जो बेस्ट पार्ट है उसमें है, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ वो लोग देखें हाफ ऑफ ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। याद करो वो कौन से ग्रुप का है, उस ग्रुप का लीडर कौन है, टॉपमोस्ट एलिमेंट कौन है। फॉलो CBI अटैक बोला था मैं, फॉलो CBI अटैक। क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। ब्रोमीन का हमें एटॉमिक नंबर लेट नहीं पता, कोई इश्यू नहीं। ग्रुप का गाना याद करो जो मैंने बोला था, फॉलो CBI अटैक। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइल, ये बोला था। ब्रोमीन उसी ग्रुप में, ग्रुप का लीडर कौन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7। अगर नहीं पता याद कर लो, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 2 7 करके रहेगा, 2 माइनस कर लो, जो बच गया वो है क्या है, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन का, तो ब्रोमीन का भी वही है। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, और यहाँ पे इसके साथ कितना मोनोवैलेंट जुड़े हैं, 5 7 5 12, आधा हो गया 6, तो ये हो गया sp3d2। नेक्स्ट बताएं क्या होगा इसका। सर sp3d। सर sp3d। sp3d। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर 7। 7 हुआ, मोनोवैलेंट 3, 7 3 10, 10 का आधा 5, 5 होने से sp3d। ओके, मैंने बोला H2S, S का हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3। सर sp3। देखियो, जब कभी भी तुम्हें H2O का हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया ना, तो अगर उसी ग्रुप में मैं उसको साइड को सेम रख के सेंट्रल एटम को बदल दूं, अगर मैं बदल दूं ना, तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है, सबका sp3 है, सिमिलर होगा ना। जब वैलेंस, हमें मतलब किससे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट। यहाँ पे वाटर के केस में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तो वही है, 2 हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम का क्या लेते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा ना एक ग्रुप में। तो अगर साइड एटम सेम है, सेंट्रल एटम को बदल रहे हो, तो हाइब्रिडाइजेशन करने का जरूरत नहीं है। मैं अगर H2O पूछा, अगर तुम्हें पता है sp3, तो H2O करने का जरूरत नहीं है। बॉन्ड एंगल में अंतर होगा। आगे और एक पार्ट हम पढ़ने वाले, बॉन्ड एंगल। मतलब जैसे ये वाटर में जो बॉन्ड एंगल होगा, ये O और ये H और ये OH2S में क्या होगा, कैसे इसको डिटरमिन करें, एक्सपेरिमेंटल तो होता ही, क्या कंपेयर करें, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, वो वैरी कर सकता है। लेकिन तुम्हारा जो पार्ट है बेटा, इनका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री सबका सेम। वाटर का एक बार पता चल गया तो बाकी सबका भी सेम। जो वाटर का हम लोग पहले भी देख चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये होता है वी शेप्ड और बेंट। यस और नो, देखें कि नहीं देखें, वी शेप्ड और बेंट वाटर का। यस सर। इस सबका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम, ज्योमेट्री भी सेम। वी शेप्ड बेंट, वी शेप्ड बेंट, वी शेप्ड बेंट एंड वी शेप्ड बेंट। ओके ऑल ऑफ यू। ऐसे पुट करके भी कर सकते हो, बिना पुट करके भी इमीडिएटली, जब तुम्हें पता है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स पता हो ही जाते हैं। जैसे अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, वाटर, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम, sp3। ज्योमेट्री में अंतर है, मीथेन का टेट्राहेड्रल,
और अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल और वाटर का वी स्टेप्ड और पेक्ड। क्यों होगा तो मैं बता चुका हूं, VACPR क्यों, क्योंकि मिथेन में 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो एक ऊपर 3 नीचे। अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। लोन पेयर याद करो, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, देन लोन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। रिपल्सन के हिसाब से लोन पेयर पावरफुल है, बॉन्ड पेयर से ऊपर रह गया, बाकी सबको 3 नीचे भेज दिया। तो लोन पेयर तो कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं, वो तो एटम के साथ चिपक के रहेगा, तो 3 ही बॉन्ड नीचे बना, ऐसे ट्राइपॉड जैसे, पिरामिड जैसे, इसको ट्राइगोनल पिरामिड बोलते हैं। अभी अगर वाटर का बात करें, हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम, मिथेन अमोनिया और वाटर, लेकिन उसके पास 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर रहा ऊपर और बॉन्ड पेयर कैसे भेज दिया, तो वो ये O है, ये 2H है, तो वी शेप्ड और बेंट हो गई। ज्योमेट्री को समझो तो फिर तुम्हें याद रह जाएगा। तो इसका भी वही होगा बेटा, लेकिन तुम वाटर जैसे भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा तो फायदा होगा। 6 और 2 हो गया 8, 8 का आधा 4, 4 होने से sp3 हुआ। बताएं। sp3d2 सर sp3d2 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 सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोवैलेंट भी 6, 6 + 6 का आधा तो 6 ही होगा, तो ये हो गया sp3d2। अच्छा, क्या नाम है इस वाली स्पीसीज का, जल्दी बताएं। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन और कटायन, अमोनियम आयन। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा N का, N का हाइब्रिडाइजेशन क्या, सर sp3 sp3। देख लो, HN लिखेंगे, हाफ ऑफ VMCA, मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 मोनोवैलेंस 4, 4 और लेकिन यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायनिक चार्ज इज 1, तो 5 4 9, 9 से गया 1 बचा 8, 8 का आधा 4, तो ये हो गया sp3। यस ऑल ऑफ यू, Yes, sir. yes sir अगर मैंने बोला बताएं, अभी तो डी ब्लॉक का आ गया, हम तो फंस गए। डी ब्लॉक में ध्यान से सुनो, डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। जैसे तुम अगर मैं स्कैंडियम बोला तो बोलोगे 4s2 3d1, टाइटेनियम बोला 4s2 3d2, वैनेडियम बोला 4s2 3d3, क्रोमियम बोला 4s1 3d5, मैंगनीज बोला 4s2 3d5, आयरन बोला 4s2 3d6, कोबाल्ट बोला 4s2 3d7। तो अल्टीमेटली ये जो एस और डी दोनों को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली जो जनरल आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो NH 0 to 2 और N-1 D 1 to 10, ये इसका जनरल आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तुम्हें देखना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोला स्कैंडियम, बेटा स्कैंडियम में आउटरमोस्ट है 4s2 3d1, तो तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोले बेटा तो फिर ये 3 है। तो क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं? यस ऑल ऑफ यू, yes sir yes sir तो अभी उस हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन MnO4 माइनस में Mn का लो और बताओ सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 sir क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp sp3। सो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें बेटा तो Mn का क्या होता है, Mn का आउटरमोस्ट में 4s2 3d5,
मैंने बोला ना इन दोनों को ऐड कर लेना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ऑफ HN लिखेंगे, HN इक्वल्स टू हाफ ऑफ V की जगह में 7, मोनोवैलेंट पर नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीजन एक बाईवैलेंट है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। कैटायन तो कोई है नहीं ना, तो 0 लिखेंगे। अनायनिक का मैग्नीट्यूड 4, तो यहाँ पे ये 1 होगा। तो 7 1 8, 8 का 4, 4 होने से sp3। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो बताओ क्या होगा? sp2 सर sp2 सर sp2 तो 6 + 0 Ca तो 0 0 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर हाफ ऑफ HN इक्वल्स टू हाफ ऑफ V is 6 0 0 0। 6 + 0 - 0 + 6, मतलब मैं क्यों लिख रहा हूँ सर 0 की लिखने का जरूरत? हाफ ऑफ VMC तुम्हें याद रखवाने की, नहीं तो मैं होता तो मैं सब सीखती अदा करता, क्योंकि मुझे न्यूट्रल मिला। देख लो कैसे सेटिंग, न्यूट्रल मिला तो मैं CA भूल जाऊंगा, फॉर्मूला में ही भूल जाऊंगा CA, है ना। तो ये मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में 4 चीज है, V है, M है, C है और A। तो मिनिमम कौन रहेगा बताओ? मिनिमम 4 में V और C। सर 2 मिनिमम सर V रहेगा, मिनिमम मिनिमम V है, मिनिमम V है। मैक्सिमम 3 रह सकता है, 4 कभी नहीं रह सकता, क्योंकि V रहेगा, मोनोवैलेंट रहेगा, कैटायनिक आयनिक चार्ज में से कोई एक रहेगा। जब कैटायनिक चार्ज होगा, जब प्लस होगा माइनस किसको, जब प्लस होगा तो C लेंगे, माइनस होगा तो A लेंगे, तो चारों कभी नहीं रहेगा। जनरली अगर न्यूट्रल कंपाउंड से दोनों नहीं रहेंगे, कैटायनिक हुआ तो 3 रह सकते हैं, अगर वो भी मोनोवैलेंट हो गया, बाईवैलेंट हो गया तो 2 भी रह सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम रहेगा, बाकी डिपेंड करता है रहेगा कि नहीं रहेगा। सो 6 का आधा हो गया 3 बेटा, इसलिए हो गया sp2। अभी आते हैं SO3 के पास, बताएं सर sp2 सैम। सर sp2 तो इसमें तो चेंज नहीं हुआ, इसमें तो सल्फर सल्फर है, ऑक्सीजन चेंज हुआ, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है, तो हमें M भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये, तो HN हो गया बेटा हाफ ऑफ 6 + 0 - 0 + 0, तो सेम हो गया 3 हो गया sp2। सबको ये स्लाइड में जितना लिखा गया सबको क्लियर है बेटा? यस सर। सर चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। हाँ बोल, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, आराम से पूछ, कोई टेंशन लेने का जरूरत। हाँ रेस्ट कर लूं। ऐसा करो, कहीं पे कॉपी में एक वर्ड लिख लो, बैक बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रेंस के लिए, मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद दिलाना। हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा, बिफोर मूविंग टू अनदर कंसेप्ट तुम याद दिलाना, सर आप बोले थे बैक बॉन्डिंग समझाएंगे। याद आया? बैक मतलब पीछे और बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ सबको? 2 वर्ड। यस सर। अरे क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, छोटा सा कंसेप्ट है, भूल जाता हूँ मैं, तो मुझे याद दिलाने से बता दूंगा, लेकिन अभी बीच में बताना सही नहीं रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाए फिर बताया जाएगा। NO2 प्लस NO2 माइनस बना। सर sp and sp2 So SP और SP2। सर sp and sp
फर्स्ट वन इज sp और सेकंड वन क्या है? sp2 sp2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहला वाला इक्वेशन क्या होगा? 5 + 0 - 1 उसका आधा, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम तो है नहीं, तो Hn इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5 + 0 - 1 + 0। 5 से 1 गया 4, 4 का आधा 2, 2 होने से sp। Hn हाफ ऑफ 5 - 0 +0 - 0 + 1, 5 1 6, 6 का आधा 3, sp2। क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ऐसे करके हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारे जो कार्बन चेन हुए हाइड्रोकार्बन्स में, उनमें उनके लिए मेथड 2 और 3 पुट करने का जरूरत नहीं, वो एक्सक्लूसिवली मेथड 1 से होंगे, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड को देखते ही होगा। लेकिन ध्यान रहे वो चार्ज के साथ नहीं हो, न्यूट्रल हो तो मेथड 1 काम करेगा। चार्ज हो गया कहीं पे, किसी कार्बन के पास चार्ज हो गया, उस कार्बन के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो, है ना? या ऐसा कर सकते हो, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, है ना? चलो मैं देखता हूँ, एक बताता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे अभिप्सा बोली थी, सर अगर ये इथाइल होता तो क्या होता? इथाइल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर इसमें मैं प्लस जोड़ दूं तो एग्जिस्ट कर सकता है ना? अगर ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, और ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये हम देख चुके हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन, ये हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देख चुके हैं। जैसे ये तुम्हारा हुआ sp3, ये sp3 मेथड 1 में देख चुके हैं। यस और नो? यस ऑल ऑफ यू? yes sir Yes, sir. हाँ, तो जब ऐसे हो ना तो तुम लोग वही करो, जैसे जिस मेथड से हम इसको sp3 बोले थे, उस मेथड में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ जल्दी? sp3 सर sp3 उसी प्रोसेस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सोचो चार्ज नहीं है, सोचो चार्ज नहीं है, क्या होता? हाँ, अरे अगर चार्ज नहीं है sp3 सर sp3 पाई बॉन्ड नहीं है, जब पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर हम देखो, यहाँ पे मैं 3 मॉलिक्यूल तुम्हें बोला था, देख लो, CH4 बोला था, CH3+ बोला, CH3- बोला, ध्यान दो क्या था? sp3 था कि नहीं? sp2 था कि नहीं? sp3 था कि नहीं? बताएं मुझे जल्दी। ये तीनों हम देख चुके हैं हाफ ऑफ BMCA में, अभी भी पुट करके देख सकते हो। 6 और 4 सॉरी 4 और 4 उसका आधा 4 sp3, 6 3 सॉरी 4 3 -1 3 sp2, 4 3 7 1 8 sp3। देखेंगे नहीं देखें? देखेंगे नहीं देखें? yes sir अगर जितना हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा, उससे कम करके अगर माइनस जोड़ दिया जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई अंतर नहीं। ज्योमेट्री में अंतर होगा, हम पढ़ेंगे उसको, ज्योमेट्री में अंतर होगा, पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अंतर प्लस अगर कर देते हैं तो 3 वाला 2 हो जाएगा। कैसे को क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? कैसे को क्लियर हुआ? yes Yes? sir Yes, sir. तो अगर ये नहीं होता, मुझे बताओ, ये CH3 अगर होता, इसी से ही आया ना, ये CH3 से आया, इन किसमें किससे आया होगा बता? यहाँ तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी तो सिंगल है, तो इसी से ही आया होगा। ये इथाइल कार्बोकैटायन एग्जिस्ट कर सकता है, ये वाला इसका नाम होगा इथाइल कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर कैटायन और चार्ज कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो होने वाला था ये sp3 होने वाला था, तो अभी ये तो सेम ही है CH3। यहाँ पे देखो ये CH3 था, ये CH2 हो गया, एक प्लस आ गया, ध्यान से देखो, ये CH4 था, ये CH3+ हो गया, एक हाइड्रोजन कम हुआ प्लस चार्ज आने से। हाइब्रिडाइजेशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes sir इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? जल्दी। 4 जब 3 sp2 होके प्लस चार्ज आ रहा है, हाँ,
क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अभी हम इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया, ज्योमेट्री देखें। ठीक है, Sir, doubt. पूछ। Sir, PTCl4 whole 2 minus का hybridization क्या होगा? पीसी पीटी PTCl4 whole 2 minus. PTCl4। Sir, total whole 2 minus. अच्छा, ये थोड़ा अलग है बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, है ना, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। ये तुम्हें अभी, ये तुम लोग अभी नहीं पढ़ोगे बेटा, ये एक चैप्टर है 12th में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, है ना। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, ये मॉलिक्यूल जहां से मिला होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट दिया होगा। यस, है Yes, ना। sir. तो ये चीज तुझे कुछ मटेरियल में उसको ऐड कर दिए, लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम बनाया ना वो सब कोवेलेंट बॉन्ड का है। यहाँ पे ये कैसे बना होगा देख, पूछा तो बोल देता हूँ, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। तो इसका, इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेटा सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, BSc-PR थ्योरी हो, सारे कोवेलेंट बॉन्ड का, सिंगल लाइन, यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं है, आरो है, देख तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऐसा रहता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा अलग है। जैसे हम DsP2 वाला नहीं पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी नहीं अभी केमिकल बॉन्ड, हम जो वहां पे पढ़ेंगे तो अलग कंसेप्ट को बताया जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 और ज्योमेट्री जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। यस, ऐसा समझ में? Yes, sir. है ना। चलो ये बात की बात है, अभी नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा बेटा मीथेन, मैं यहाँ पे लिखा CH3+, मैं यहाँ पे लिखा CH3-, तीन चीज मैंने लिखा। अभी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें बता दिया गया। पहले केस में क्या हुआ, sp3 है, सेकेंड केस में क्या है, sp2 है, थर्ड केस में क्या है, sp3 है। मैंने बोला था अगर एक हाइड्रोजन कम करके, इससे एक हाइड्रोजन कम करके प्लस दे दें तो हाइब्रिडाइजेशन ना घट जाए। अगर इसको देखो, हाइड्रोजन कम करके अगर माइनस चार्ज दे दें तो हाइब्रिडाइजेशन घटेगा नहीं, है ना। लेकिन ज्योमेट्री में क्या अंतर होगा, ज्योमेट्री में क्या होगा अंतर देख। याद करो हम तीन चीज पढ़े थे बेटा, एक मीथेन, एक अमोनिया और एक वाटर। हाइब्रिडाइजेशन, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन हुआ था बेटा sp3, और ये भी sp3 और ये भी sp3, है ना। तो इसमें 4 बॉन्ड था, इसीलिए कार्बन में एक ऊपर था और बेटा 3 नीचे थे, है ना। तो ज्योमेट्री का नाम था बेटा टेट्राहेड्रल। याद आ रहा है सबको? Tetrahedral. यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. और यहाँ पे बेटा क्या हुआ था, नाइट्रोजन जो था इसके पास 4 बॉन्ड नहीं है, 3 बॉन्ड है, लेकिन एक लोन पेयर था, इसीलिए लोन पेयर बोला मैं रहूंगा ऊपर, मैं पावरफुल हूँ, तुम भागो नीचे। सब भाग गए नीचे, और ये मतलब बेस एरिया ट्राइंगल बनाए और एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाए, इसलिए इसका ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल पिरामिड। Pyramidal. यहाँ पे बेटा 2 ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, दोनों बोले हम तो ऊपर ही रहेंगे, तुम भागो नीचे, तो ये हो गए V-shaped V-shaped और bent. और बेंड। सबको याद आ रहा है जो मैंने बोला? यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब although the hybridization of all the 3 are same, but because of the presence of this is absence of lone pair, presence of 1 lone pair, 2 lone pair, the geometry will be changed. Hybridization same, लेकिन ज्योमेट्री में अंतर है। ये 3 एग्जांपल दिमाग में सेट करो। अभी हम आते हैं इसके पास। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हम देख चुके हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हम देख चुके हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इसका तो 3 ही बॉन्ड होगा बेटा, इसका तो 3 ही बॉन्ड होगा, तो ऐसे ऐसे और ऐसे, तो H H और H, है ना। तो इसके पास तो प्लस चार्ज हो गया। तो यहाँ पे
जो हाइब्रिडाइज 3 है, देखो क्या दिख रहा है, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, प्लानर है और ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे बताओ। अरे बन रहा है ना, यस सर, क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर। प्लानर है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो तुम्हारा बन चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो ऑलरेडी 3 नीचे था, 1 ऊपर था और ये टेट्राहेड्रल हो चुका है, टेट्राहेड्रल हो चुका है। यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, तुम बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है ना बेटा, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर होता तो उसको स्पेस चाहिए होता, चार्ज है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई स्पेस नहीं चाहिए, हम चार्ज दिखा दिए लेकिन प्लस चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। अभी मुझे कौन बताएगा, ये sp3, ये भी sp3, यहाँ पे भी तीनों sp3 बोला, तो इन तीनों में से कौन सा ज्योमेट्री इसके साथ इक्वल होगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। सर NH3 वाला क्या ज्योमेट्री हो जाएगा, क्या ज्योमेट्री हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो देखो, जिन लोगों को डाउट है वो लोग देख लें बेटा, जैसे अगर एक HCl मॉलिक्यूल मैंने लिया, डॉट क्रॉस यहाँ पे रहा होगा, जब इसको हम पानी में डालेंगे बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो H+ हो गया, और इसके पास अगर पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो अभी इसका क्या बन जाएगा, देखो H+ हो गया, और Cl के साथ जो डॉट 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 थे वो रहेंगे, लेकिन जो माइनस चार्ज अभी आया, इसके साथ भी डॉट क्रॉस एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर हुआ सबको, क्या किया मैं, क्लियर हुआ। यस सर। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है, जो माइनस चार्ज होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ब्रेक होने के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब वो क्या है, पेयर के हिसाब से काम करेगा, बॉन्ड तो अभी है नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, H और Cl के बीच में डॉट क्रॉस, अभी डॉट क्रॉस किसके पास आ चुका है, किसके पास। अगर तुम्हें पूछा जाए HCl से निकला हुआ Cl माइनस के पास कितना लोन पेयर है बोलोगे, तो 4 बोलो, क्योंकि ये तीनों तो थे ही, अभी और एक लोन पेयर आ गया, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अनायन बनता है, जो नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड इट विल बी बिहेविंग एज वन ऑफ द लोन पेयर। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, अरे हुआ। यस सर। तो अभी इसके साथ देखो, मतलब ये कार्बन का अगर बात करें बेटा, ये जो माइनस चार्ज के वजह से जो डॉट क्रॉस है, तो वो लोन पेयर जैसे बिहेव करेगा, लोन पेयर आ गया मतलब बाकी सबको नीचे भेजेगा, भागो, ये लोन पेयर है ना इसके पास, देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर था, लोन पेयर ऊपर आया ना, बाकी सबको नीचे भगाएगा, भागो नीचे। तो अगर एक लोन पेयर ऊपर हो गया, मैंने क्या बोला, लोन पेयर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है वो तो सही है, जब माइनस चार्ज होगा उसके पास ही एक लोन पेयर होगा, है ना। अभी 3 आ जाएंगे नीचे, तो H, H और H, क्या लग रहा है तुम्हें, इन तीनों में से किसके साथ सेम है, सिमिलर है, बताएं जल्दी, बताएं जल्दी। NH3। ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका ज्योमेट्री बेटा होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। यस सर। तो Yes, sir. यहाँ पे बेटा वही मीथेन है, ये मीथेन, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये मीथेन, ये मिथाइल कार्बोकैटायन, ये मिथाइल कार्बन है, देखो हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो इन दोनों चीज का ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट, इन दोनों का क्या क्या सेम है बताएं जल्दी। एटम्स मत बताओ, बाकी बताओ। एटम्स तो बोलोगे था 3 हाइड्रोजन सेम है, उसको छोड़ दो, बाकी जो हम डिस्कस किए यहाँ पे पर्टिकुलरली हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री डिस्कस किया गया, तो उनमें से कौन कौन इसका सेम है, जल्दी बताएं। सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नहीं, ज्योमेट्री। यस सर, ज्योमेट्री। हाँ, ज्योमेट्री दोनों का सेम है, और क्या सेम है देखो, 2 चीज बोला ना, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ज्योमेट्री चेक करो, दोनों चेक करो जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन लिखा गया दोनों के नीचे, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन लिखा गया है, sp3। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, दोनों का ज्योमेट्री भी सेम। क्लियर हुआ, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, दोनों का ज्योमेट्री भी सेम। जब ऐसा चीज होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम,
इसका ज्योमेट्री सेम। आ रहा है एक एंट्रेंस वाला कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल को बेटा हम बोल सकते हैं दीज आर आइसोमॉर्फस इन नेचर, और इन दोनों के बीच में हम बोल सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फस, दे आर आइसोमॉर्फस। एंट्रेंस वाला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के अंदर आइसोमॉर्फिज्म काम करता है, और इन दोनों का जो नेचर है दे आर आइसोमॉर्फस। आइसो मीन सेम, मॉर्फस का मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और ज्योमेट्री भी सेम हो। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एंट्रेंस में आता है, 4 मार्क्स का। सोच, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो बोलोगे सर आइसोमॉर्फस क्या होता है? क्या बोला मैं? आइसोमॉर्फस का डेफिनेशन तुम अपने कभी भी लिख सकते हो। The two species whose hybridization and geometry are exactly same. और मैं isomorphous का definition क्या होगा? Yes, all of you. Yes, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the hybridization, the two species or the pair of species where the hybridization and geometry are exactly same are known as isomorphous, and the process is known as isomorphism. पहले उसको लिख लो। आइसोमॉर्फस का डेफिनेशन क्या है? ये क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए 4 मार्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहले इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अभी आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा। मतलब यही क्वेश्चन दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइसोमॉर्फिज्म आर फाउंड। तो आइसोमॉर्फिज्म पूछने का जरूरत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, ज्योमेट्री चेक करोगे, सेम हो गया तो है ना। तो या तो हम ज्योमेट्री वाला टेबल दे दूं फिर पूछूंगा, याद दिलाना। आइसोमॉर्फिज्म पेंडिंग रहा सर, आइसोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आप पूछेंगे बोल के बोले, ठीक है। बैकबॉन्डिंग एक पेंडिंग रहा, क्योंकि जब मैं तुम्हें सबका ज्योमेट्री पता नहीं है ना अभी, तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर? साइड में लिख लो। जब मैं टेबल दूं, टेबल के बाद टेबल खत्म कर लूं, इमीडिएटली बोलोगे सर आइसोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन दो। ये हो गया, और जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाए तो बोलना सर बैकबॉन्डिंग बता। चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. ओके। देखो, अगर मैं यहां पे लिखा बेटा एक एक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका काफी यूज। कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे? कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट है कोऑर्डिनेट? कौन सा बॉन्ड बना है? कोऑर्डिनेट। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा मैं कोवैलेंट बना सकता हूं। आई कैन चेंज द कोवैलेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट इनटू कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट में अंतर क्या है? कोवैलेंट में सिंगल लाइन, कोऑर्डिनेट में एरो। तो जो एरो जहां पे दिखा तुम्हें वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जहां पे सिंगल लाइन हो, डबल हो, ट्रिपल लाइन दिखा तो वो है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो आई कैन चेंज दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवैलेंट। मतलब ये है प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ, अगर तुम इसका हेडिंग लिखना चाहते हो तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवैलेंट बॉन्ड। खत्म नहीं हुआ है ना, मैं कन्वर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं सर सिर्फ एरो को हटा देंगे और कर लेंगे इसको, है ना। तो इसके पास ये पहले इलेक्ट्रॉन था, है ना। अभी ये इसको पूरा नहीं दिया, ये क्या किया? बीच में शिफ्ट कर दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जैक्ट मतलब वही होता है। जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पहले इसके पास था, लोन पेयर जैसे, अभी क्या किया? सिर्फ इसके पास भेज दिया, मिडिल में भेज दिया। तो अभी ये क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन नाउ इट विल बी, जब पहले ये अलग था, ये अलग था, ये डोनर या एक्सेप्टर में पहले जो मैं बोल चुका हूँ, ये डोनर या एक्सेप्टर। जब ये अकेला था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के ऊपर पूरा कंट्रोल इसी का ही था। लेकिन जब ये अलग जो भी था, यहाँ पे क्या हुआ? जब ये दोनों बीच में आ चुके हैं, अभी इसको कौन कौन शेयर करेंगे? ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। यस और नो? अरे बताओ जल्दी।
यस सर। यस यस सर। तो इसका मतलब अगर सोचो मैं और सौरदेव, मैं 10 रुपया दिया, हम दोनों एक चिप्स खरीदे और दोनों को शेयर की, वही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एग्जाम्पल दिया था मैं। तो मुझे लॉस कितने का हुआ? क्योंकि अगर मैं 10 रुपया का खर्चा किया और मतलब चिप्स खरीदा, दोनों खाए, मैं भी तो खाया, आधा खाया ना, तो मुझे लॉस कितना हुआ? जल्दी बताओ। 5 रुपीज। 5 रुपए। सौरदेव को प्रॉफिट कितना हुआ? सौरदेव को प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज। 5 10 अगर पूरा डोनेट कर देता, ले 10 रुपए खा ले, तो 10 रुपए प्रॉफिट होता। 10 कैसे हुआ? वो पूरा का पूरा चिप्स लेके भाग गया क्या? 10 कैसे हुआ? दोनों रखे, आधा आधा खाएं। 10 मैंने खर्चा किया, लेकिन आधा मैं भी खाया, आधा वो भी खाया, मतलब 10 का आधा 5 रुपया का मैंने भी खाया और 5 रुपया वो खाया, लेकिन 10 तो मैंने खर्चा किया था, 5 तो मैं खा चुका हूँ, मुझे 5 यूज हो चुका है। जो बाकी जो 5 वो खा गया, तो उसका मुझे लॉस हुआ, और वो उसको फ्री का जो 5 रुपया का मिला, उसको 5 रुपया का प्रॉफिट। क्या ये लॉजिक तुम समझ में आ गया? ये Yes, सब sir. बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। अभी सोचो मतलब ये जो 10 जो है मतलब सोचो लोन पे है, 10 वाला जो है लोन पे है, 5 उसमें से जो 5 रुपया है वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो अल्टीमेटली ये 10 रुपया खर्चा किया, सोचो ये 5 10 रुपया खर्चा किया। अभी दोनों के बीच में सोचो ये चिप्स पैकेट है, 10 रुपया का चिप्स पैकेट है, 10 रुपया का चिप्स पैकेट है, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, तो इसको लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ? जल्दी बताएं, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? दोनों यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहा है। तो अगर परसेंटेज देखेंगे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो यहाँ पे मुझे बताओ इसको लॉस कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ? जल्दी बताओ। सर 1 इलेक्ट्रॉन का। ये 1 प्लस चार्ज, ये 1 माइनस चार्ज। देखिए समझ में आया कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेट लॉस हुआ, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दिया, पूरा डोनेट नहीं कर दिया ना, पूरा देता तो 2 प्लस होता, ये 2 माइनस होता, जैसे एमजीओ में होता है। एमजीओ आयनिक बॉन्ड में इसके 2 इलेक्ट्रॉन था, इसका इससे क्रॉस था, हम ल्यूइस स्ट्रक्चर बना चुके हैं, ये चला गया, ये चला गया, दोनों जा चुके हैं कंप्लीटली शिफ्टेड। तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, यहाँ पे क्लियर हुआ? ये 2 माइनस, सबको क्लियर हुआ? इसे सबको क्लियर हुआ? इसमें और इसका अंतर यही है, ये आयनिक बॉन्ड बेटा, ये आयनिक बॉन्ड, इसमें ये पूरा दे चुका है, वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ये क्या पूरा नहीं दिया, बस बीच में शिफ्ट कर दिया, इसलिए ये ऐसे होगा। क्या है? सबको क्लियर हुआ? अभी तुम्हें समझ में आएगा। मुझे बताओ, मैं अमोनियम आयन लिख रहा हूं, अमोनियम आयन, तो यहां पे मैं बोल चुका हूं तुम्हें ये NH4 प्लस होता है। क्यों होता है? देख लो, और प्लस किसके ऊपर? N के ऊपर। देख लो, NH3 था लोन पेयर, इसके साथ बेटा आया H प्लस, हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इनके साथ। तो अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं, जल्दी बताओ क्या होगा? टाइम हो रहा है। NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, है ना। जो डोनेट किया था उस पर प्लस था, जो एक्सेप्ट किया था उस पर माइनस। डोनेट यहाँ पे कौन किया यहाँ पे डोनेट? कौन सा आटम? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन। प्लस आ गया। एक्सेप्ट कौन किया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है H प्लस। H प्लस। H plus. माइनस मिला कि नहीं मिला? यस तो डोनर का प्लस, एक्सेप्टर का माइनस, लेकिन इसके पास पहले से प्लस था ना, पहले से प्लस था, तो प्लस माइनस नॉलिफाई हो गया। जब नॉलिफाई हो गया तो क्या हो गया बताओ? मतलब ये NH3 जैसे था ऐसा रहा, इस पे प्लस चार्ज, और ये ऐसे ही रहा, तो अल्टीमेटली हम इसको NH4 प्लस बोले, तो इसलिए N के ऊपर प्लस होता है, H के ऊपर नहीं। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी तुम्हें मुझे बताना होगा, यस सर। एक रिएक्शन मैंने बोला, जब अमोनिया के साथ H प्लस ऐड होता है तो ये NH4 प्लस बन जाता है। यस और नो? बनता है कि नहीं बनता है? यस। यस सर। तो तुम्हें बताना होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका ज्योमेट्री मतलब बाय, और इस चीज को बोलते हैं बेटा प्रोटोनेशन, इस चीज को बोलते हैं प्रोटोनेशन। ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुका है नीट में। ड्यूरिंग द प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया what will be the changes found in between this? Hybridization में hybridization will be changed, geometry will be changed, both hybridization and geometry will be changed. ऐसे इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं। Why प्रोटोनेशन? H प्लस का दूसरा नाम प्रोटॉन है, और केमिस्ट्री में जब कभी भी ATION और TION ऐड हो, इसका मतलब एडिशन, मतलब अमोनिया के साथ H प्लस और प्रोटॉन का एडिशन हुआ, इसीलिए इसका नाम प्रोटोनेशन हुआ, है ना। तो मुझे तुम्हें बताना है हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस मॉलिक्यूल का, है ना।
और इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है। तो पता चलेगा जब प्रोटोनेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री में क्या अंतर है। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं सब लोग। अमोनिया का तो पता है तुम्हें, वो तो पहले बोल सकते हो। sp3 सर अमोनिया का sp3 और सर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होगा। चल आगे ज्योमेट्री के बारे में बता। क्या सोच रहे हो? लोन पेयर है, नीचे भेजा ट्राइगोनल पिरामिडल ना, अरे कि नहीं? तो ट्राइगोनल पिरामिडल होने के लिए एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होना चाहिए। यहाँ पे है क्या लोन पेयर? ये लोन पेयर तो है नहीं ना। देखो इसमें मैं लोन पेयर रखा, इसके पास लोन पेयर रखा क्या, और ये तो दे चुका है ना, बीच में आ चुका है, लोन पेयर तो है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा बता? NH4+ का टेट्राहेड्रल। यस, सो NH4+ का बेटा हुआ टेट्राहेड्रल। ये क्वेश्चन नीट में 4 मार्क का आ चुका है। व्हाट विल बी द चेंज और चेंजेस फाउंड इन केस ऑफ द प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया? इतना ही था। प्रोटोनेशन का मतलब H+ ऐड हुआ, अमोनिया का प्रोटोनेशन मतलब अमोनिया में H+ ऐड हुआ तो NH4+ बना। तो क्या चेंजेस हुआ? ऑप्शन ए, ओनली हाइब्रिडाइजेशन इज चेंज्ड। ऑप्शन बी, ओनली ज्योमेट्री इज चेंज्ड। ऑप्शन सी, बोथ A and B। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? ऑप्शन बी। जनरल स्टूडेंट को लगता है जब बोथ A and B होता है, जब ऑल ऑफ दिस होता है, वो वही आंसर होता है। ये तुम्हें भी लगता है क्या? तुम्हें भी लगता है क्या ऐसे? यस सर, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। वो कभी कभी हो जाता है ना। जैसे सोच सकते हो 70% केस में वो हो भी जाता है, लेकिन 30% केस में होता है। इस केस में तो नहीं। तो क्या है, सबको समझ में आया जो मैंने बताया? ये ऑल ऑफ यू। yes यस सर। यस सर। तो इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें और बाय बाय। लेने के बाद यस बोल देना ताकि मैं मीटिंग एंड करूं।